नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आपका स्वागत है समरी ज्ञान पर। आज हम जानने वाले हैं थिंक लाइक अ मंक बाय जय शेट्टी किताब के बारे में। थिंक लाइक अ मंक किताब हमें सिखाती है कि हम अपनी जिंदगी को कैसे शांत, सुलझी हुई और खुशहाल बना सकते हैं। इस किताब के लेखक जय शेट्टी पहले एक आम लड़के थे। पढ़ाई कर रहे थे, अच्छी जॉब के पीछे भाग रहे थे, लेकिन फिर उन्होंने सब कुछ छोड़कर एक मोनक बनने का फैसला किया। वो इंडिया आए, एक आश्रम में कुछ साल तक मोनक की तरह रहे, ध्यान किया, दूसरों की सेवा की और खुद को अंदर से समझा। उन्होंने वहां से जो भी सीखा, अब वो उसे आम लोगों के साथ शेयर करते हैं, ताकि हम भी बिना सब कुछ छोड़े मोनक जैसी सोच अपनाकर एक अच्छी जिंदगी जी सके। किताब की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें कोई भारी भरकम ज्ञान नहीं है। सब कुछ बहुत आसान और सीधे शब्दों में समझाया गया है। इसमें बताया गया है कि कैसे आज की दुनिया में, जहां हर कोई दूसरों की सोच, सोशल मीडिया और बाहरी दिखावे में उलझा है, हम खुद की आवाज सुनना भूल जाते हैं। जय बताते हैं कि कैसे हम अपने डर, गुस्से, जलन और फालतू के विचारों से छुटकारा पा सकते हैं और एक पॉजिटिव, शांति वाली सोच को अपना सकते हैं। वो ये भी बताते हैं कि कैसे अच्छी आदतें बनाई जाएं, कैसे ध्यान किया जाए और कैसे हर दिन थोड़ा बेहतर इंसान बना जाए, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। जय ये समझाते हैं कि मोनक जैसी सोच रखने का मतलब ये नहीं कि सब कुछ छोड़कर जंगल चले जाओ, बल्कि ये कि अपने दिमाग और दिल को हल्का करो और अंदर से खुश रहना सीखो। इस किताब को 3 हिस्सों में बांटा गया है: लेट गो, छोड़ना; ग्रो, बढ़ना; और गिव, देना। हर हिस्सा हमें एक स्टेप आगे ले जाता है। पहले अपनी नेगेटिव सोच छोड़ना, फिर खुद को बेहतर बनाना और आखिर में उस अच्छाई को दूसरों के साथ भी शेयर करना। पूरी किताब बहुत ही रिलेटेबल, आसान और दिल से लिखी गई है, जैसे कोई पुराना दोस्त तुम्हें जिंदगी जीने का सलीका समझा रहा हो। इस बुक का पहला सबक है अपने अंदर झांकना सीखो। आजकल हम इतने बिजी हो गए हैं कि हमें खुद से बात करना ही याद नहीं रहता। हम हर वक्त बस ये सोचते रहते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, कौन क्या कर रहा है, और हमें भी वैसा ही बनना है। लेकिन सच्चाई ये है कि जब तक हम खुद को नहीं समझेंगे, तब तक हमें सच्ची खुशी नहीं मिल सकती। जय शेट्टी इसी बात पर जोर देते हैं कि अपने अंदर झांकना यानी खुद से ईमानदारी से पूछना कि मैं क्या चाहता हूं, मुझे क्या अच्छा लगता है, कौन सी चीजें मुझे परेशान करती है और मैं कौन हूं जब कोई मुझे देख नहीं रहा होता। जब हम ये सवाल खुद से पूछते हैं तो धीरे धीरे हमें अपने डर, अपने स्ट्रेंथ और अपनी सच्ची पहचान का एहसास होने लगता है। हम ये समझने लगते हैं कि जो रास्ता हम चल रहे हैं वो हमारी पसंद से है या सिर्फ समाज की उम्मीदों से। जय कहते हैं कि जब तक हम दूसरों की उम्मीदों पर जीते रहेंगे, तब तक अंदर से खाली महसूस करेंगे। लेकिन जैसे ही हम खुद को जानना शुरू करते हैं, वैसे ही सब कुछ क्लियर होने लगता है। अपने अंदर झांकने का मतलब है थोड़ा रुकना, शांत बैठना और खुद से कनेक्शन बनाना। मेडिटेशन, थोड़ी सी खुद के साथ अकेले में बिताई गई बातचीत और सोशल मीडिया से थोड़ा ब्रेक, ये सब चीजें हमारी मदद करती है खुद को समझने में। जब हम अपने दिल की आवाज सुनना शुरू करते हैं तो बाहर की आवाजें धीरे धीरे कम जरूरी लगने लगती है और वहीं से एक नई शुरुआत होती है, एक सच्चे और खुशहाल खुद की। अरुणाचलम मुरुगनाथम, जिन्हें आज लोग पैडमैन के नाम से जानते हैं, उनकी कहानी इस बात की जिंदा मिसाल है कि जब इंसान अपने अंदर झांककर सच्चा मकसद खोज लेता है तो वो दुनिया की सोच से डरता नहीं, बल्कि उसे बदल देता है। मुरुगनाथम एक गरीब फैमिली से थे, स्कूल की पढ़ाई भी पूरी नहीं कर पाए थे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि उनकी पत्नी और गांव की औरतें सही तरीके से सैनिटरी पैड इस्तेमाल नहीं कर पा रही थी, तो वो बेचैन हो गए। तब न उन्होंने मार्केट देखा, न सोसाइटी की सोच, उन्होंने अपने दिल की आवाज सुनी। उनका ये सवाल कि मेरी पत्नी क्यों गंदे कपड़े इस्तेमाल कर रही है,
वहीं से उनकी खुद की तलाश शुरू हुई। उन्होंने अपने अंदर झांका और समझा कि उन्हें पैसे कमाने से ज्यादा जरूरी एक ऐसा काम करना है जिससे औरतों की जिंदगी बेहतर हो। फिर उन्होंने सालों तक एक्सपेरिमेंट किया। लोग उन्हें पागल समझते रहे, घर वालों ने दूरी बना ली, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने कम पैसों में पैड बनाने वाली मशीन बनाई जो आज हजारों गांवों की महिलाओं की जिंदगी बदल रही है। उनकी कहानी बताती है कि जब तुम अपनी सच्ची आवाज सुनते हो तो दुनिया की आवाज धीरे धीरे फेड हो जाती है। मुरुगनाथम ने न सिर्फ अपने अंदर झांका बल्कि उस सोच को इतना मजबूत बनाया कि वो पूरी दुनिया के लिए मिसाल बन गए। बिना किसी फेम, पैसा या पब्लिक सपोर्ट के पीछे भागे। ये असली थिंक लाइक अ मंक वाली सोच है। अपने मकसद को पहचानना और उस पर टिके रहना, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। इस बुक का दूसरा सबक है, दिमाग को कंट्रोल करना सीखो। हम सबका दिमाग दिन भर भागता रहता है, कभी बीती बातों में, कभी आने वाले डर में, तो कभी दूसरों से कंपेयर करने में। हम चाहे भी तो दिमाग को चुप नहीं करा पाते। यही तो सबसे बड़ा झंझट है। जब बाहर कुछ नहीं हो रहा होता तब भी दिमाग अंदर शोर मचाए रहता है। जय शेट्टी इसी बात पर जोर देते हैं कि जब तक हम अपने दिमाग को कंट्रोल करना नहीं सीखते तब तक हम सच्ची शांति और खुशी महसूस नहीं कर सकते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें अपनी सारी सोच बंद करनी है। इसका मतलब है अपनी सोच को समझना, उसे सही दिशा में लगाना और बेवजह की टेंशन से खुद को बचाना। हमारे दिमाग में हर दिन हजारों ख्याल आते हैं, कुछ पॉजिटिव, कुछ निगेटिव। अगर हम हर निगेटिव सोच को पकड़ लें और उस पर घंटों सोचते रहें तो खुद को थका देंगे। इसलिए जरूरी है कि हम पहचानें कि कौन सी सोच हमारे लिए फायदेमंद है और कौन सी हमें बस घसीट रही है। जय मेडिटेशन को इस चीज का इलाज मानते हैं। वो कहते हैं कि जब तुम हर दिन कुछ मिनट शांति से बैठते हो, आंखें बंद करके बस सांसों पर ध्यान देते हो, तो धीरे धीरे दिमाग शांत होना शुरू करता है। वो शोर कम होता है और क्लैरिटी आने लगती है। दिमाग को कंट्रोल करने का मतलब ये भी है कि हम हर छोटी बात पर रिएक्ट करना बंद करें। गुस्सा, जलन, डर, ये सब फीलिंग्स आती रहेंगी, लेकिन क्या हमें हर बार उनके पीछे भागना है? नहीं। अगर हम थोड़ा रुककर सोचें तो हर बार सही जवाब या सही रिएक्शन निकाल सकते हैं। ये एक प्रैक्टिस है जो धीरे धीरे आदत बनती है, और जब एक बार ये आदत लग जाती है तो जिंदगी ज्यादा साफ और हल्की लगने लगती है, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। भगत सिंह कोश्यारी एक ऐसे शख्स है जिनका नाम ज्यादा लोगों ने नहीं सुना होगा, लेकिन उनकी कहानी सिखाती है कि अगर इंसान अपने दिमाग को कंट्रोल करना सीख ले तो कैसे बिना शोर किए भी बड़ा बदलाव ला सकता है। उत्तराखंड के रहने वाले कोश्यारी जी ने शुरुआती जीवन में काफी संघर्ष किया। आर्थिक तंगी, सीमित संसाधन और जिम्मेदारियों के बीच भी उन्होंने पढ़ाई नहीं छोड़ी और खुद को एकदम फोकस्ड रखा। उन्होंने ध्यान, किताबों और अनुशासन की मदद से अपने सोचने के तरीके को इतना कंट्रोल में रखा कि ना ही कभी शोफ किया और ना ही बाहरी शोर को खुद पर हावी होने दिया। बाद में वो एक शिक्षक बने, फिर पत्रकार और धीरे धीरे राजनीति में आए। लेकिन हर मुकाम पर वो शांत, समझदार और संतुलित दिमाग के साथ काम करते रहे। उनका मन भटका नहीं वो निगेटिव सोच में फंसे। वो दूसरों की आलोचना में उलझने की जगह खुद के काम पर फोकस रखते थे। उनका जीवन इस बात की मिसाल है कि जब इंसान अपने दिमाग की दिशा खुद तय करता है तो बाहरी दुनिया की बातें उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। उनकी सफलता ज्यादा अखबारों में नहीं आई, लेकिन जिन्होंने उन्हें करीब से देखा वो जानते हैं कि उन्होंने कैसे अपने शांत और नियंत्रित दिमाग से अपनी जिंदगी को खुद के हिसाब से गढ़ा, बिना गुस्से, डर या जलन में बहे। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा जय शेट्टी कहते हैं, दिमाग को कंट्रोल करो वरना वही तुम्हें कंट्रोल करेगा। इस बुक का तीसरा सबक है, सादा और सच्चा जीवन जियो। आज की दुनिया दिखावे से भरी हुई है। सोशल मीडिया पर हर कोई अपनी जिंदगी का सबसे अच्छा हिस्सा दिखा रहा है। महंगी चीजें,
बड़ी बड़ी बातें, दिखावटी खुशियां, लेकिन अंदर से बहुत लोग खाली हैं, परेशान हैं और खुद से जुड़े ही नहीं हैं। जय शेट्टी इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि असली सुकून ना पैसे में है, ना फेम में, बल्कि एक सादे और सच्चे जीवन में है, जहां तुम वो हो जो सच में हो, ना कि जो दुनिया तुमसे बनने को कहती है। सादा जीवन जीने का मतलब ये नहीं कि तुम सब कुछ छोड़ दो या किसी जंगल में चले जाओ। इसका मतलब है जरूरत से ज्यादा चीजें इकट्ठा न करना, अपनी पहचान को झूठे स्टेटस से मत जोड़ना और अपनी खुशियां दूसरों से कंपेयर करना बंद करना। जब हम अपने मन की सच्ची जरूरतें समझ लेते हैं तो जिंदगी बहुत हल्की लगने लगती है, और जब हम दूसरों को दिखाने के लिए नहीं बल्कि खुद की सच्ची खुशी के लिए जीते हैं, तब हम अंदर से भी संतुष्ट होते हैं। जय कहते हैं कि एक सच्चा जीवन वही है जिसमें तुम अपनी गलतियों को मानते हो, अपनी कमियों को छिपाते नहीं और जैसा हो वैसा ही खुद को पेश करते हो। सच्चे इंसान बनने के लिए हमें खुद से ईमानदार होना पड़ता है। दिखावे वाली लाइफ हमें थोड़ी देर की खुशी दे सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में वही सच्चाई और सादगी ही काम आती है। जब तुम खुद से झूठ नहीं बोलते तो दिल हल्का रहता है और दूसरों से भी तुम्हारा रिश्ता साफ साफ जुड़ता है। सादा और सच्चा जीवन जीना मतलब है कम चीजों में खुश रहना, अपनी बात साफ कहना और इस भागती दुनिया में थोड़ी रफ्तार कम करके दिल से जीना। ये कोई बहुत बड़ा आदर्श नहीं है, बस एक छोटा लेकिन ताकतवर फैसला है कि मैं वो बनूंगा जो मैं सच में हूं, ना कि जो दुनिया चाहती है। नारायण रेड्डी एक साधारण किसान थे। तेलंगाना के एक छोटे से गांव में रहते थे। ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, न अंग्रेजी आती थी, न कोई ग्लैमर वाली जिंदगी थी, लेकिन उनके दिल में एक सच्ची भावना थी, भूखे बच्चों को खाना खिलाना। उन्होंने YouTube चैनल ग्रैंडपा किचन शुरू किया, जहां वो गांव में बड़े बड़े बर्तन में खाना बनाते थे, बिरयानी, मिठाई या कोई भी स्वादिष्ट चीज, और फिर उसे गरीब, अनाथ और जरूरतमंद बच्चों में बांट देते थे। कोई दिखावा नहीं, कोई एक्टिंग नहीं, बस एक दादा जैसा प्यार और सादगी। उनकी वीडियो में ना कोई महंगे कपड़े थे, ना एडिटिंग का कमाल, बस प्यार और सेवा की सच्चाई थी। वो अपने खेत में बैठकर लकड़ी पर खाना बनाते थे, हंसते हुए बच्चों को परोसते थे और बदले में कुछ नहीं मांगते थे। धीरे धीरे लोग उनकी सादगी और सच्चाई से जुड़ने लगे और उनका चैनल दुनिया भर में पॉपुलर हो गया। लेकिन उन्होंने कभी लाइमलाइट में आने की कोशिश नहीं की। जो थे वही के वही रहे, सच्चे, सीधे और जमीन से जुड़े हुए। नारायण रेड्डी की कहानी इस बात की सबसे प्यारी मिसाल है कि जब तुम सच्चे दिल से कुछ करते हो, सादा जीवन जीते हो और दूसरों की मदद करते हो, तो सफलता खुद चलकर आती है, बिना शोर, बिना दिखावे। उन्होंने कभी सेलिब्रिटी बनने की कोशिश नहीं की, लेकिन वो लाखों दिलों के हीरो बन गए। यही तो असली थिंक लाइक अ मंक वाली सोच है। कम में खुश रहना, खुद पर सच्चा रहना और दुनिया को कुछ अच्छा देकर जाना। इस बुक का चौथा सबक है, हर चीज को सीखने का मौका समझो। हमारी जिंदगी में हर दिन कुछ न कुछ होता रहता है, कभी अच्छा, कभी बुरा, कभी परेशान करने वाला, कभी खुश कर देने वाला। लेकिन हम अक्सर सिर्फ अच्छा अनुभव ही रखना चाहते हैं, और जो चीजें मुश्किल लगती हैं उनसे या तो भागते हैं या गुस्सा हो जाते हैं। जय शेट्टी कहते हैं कि अगर हम हर छोटी बड़ी चीज को एक सीख की तरह देखने लगे तो हमारी सोच पूरी तरह बदल सकती है। फिर चाहे कोई हमें धोखा दे, रिजेक्शन मिले या कोई प्लान फेल हो जाए, अगर हम सोचे कि इससे मैंने क्या सीखा, तो वही दर्द भी हमें आगे बढ़ने की ताकत देता है। जब हम हर मोमेंट को एक टीचर की तरह लेने लगते हैं, तब हम शिकायतें कम और समझदारी ज्यादा दिखाने लगते हैं। जय बताते हैं कि मोनक लोग हर सिचुएशन में सीख ढूंढते हैं। वो गुस्से में नहीं बहते, तकलीफ में रुकते हैं और सोचते हैं, ये क्यों हुआ और इससे मैं क्या समझ सकता हूं। यही सोच हमें अंदर से मजबूत बनाती है। जब हम ये मान लेते हैं कि जिंदगी में कुछ भी फालतू नहीं होता, हर चीज
किसी न किसी वजह से हो रही है, तो हमारा नजरिया ही पॉजिटिव हो जाता है। सीखने का मतलब ये नहीं कि हर बार कोई बड़ी फिलॉसफी समझ आनी चाहिए। कभी कभी बस इतना सीख लेना भी काफी होता है कि अब मुझे ये गलती दोबारा नहीं करनी, या इस बार मैं थोड़ा और पेशेंस रखूंगा। यही छोटी छोटी सीखें हमें धीरे धीरे एक बेहतर इंसान बनाती है। जब हम सीखने की नजर से जिंदगी को देखना शुरू करते हैं, तो हम हर हाल में आगे बढ़ने लगते हैं, चाहे हालात हमारे फेवर में हो या नहीं। गोपाल कृष्ण गोखले का नाम आजादी की लड़ाई में ज्यादा हाईलाइट नहीं होता, लेकिन वो उन लोगों में थे जिन्होंने सीखने को ही अपनी ताकत बनाया। बहुत ही साधारण परिवार से आने वाले गोखले बचपन में आर्थिक तंगी से जूझे, लेकिन हर परेशानी को उन्होंने एक लेसन की तरह लिया। जब उन्हें अच्छी किताबें नहीं मिलती थी, तब वो दूसरों से उधार लेकर पढ़ते थे। जब इंग्लिश नहीं आती थी, तब उन्होंने खुद से सीखा। धीरे धीरे इतनी कमांड हासिल की कि आगे चलकर वो देश के सबसे समझदार और प्रभावशाली विचारकों में से एक बने। उन्होंने कभी किसी नाकामी को हार नहीं माना। एक बार जब उनकी बात कांग्रेस पार्टी में नहीं मानी गई, तो उन्होंने नाराज होने की जगह सोचा, इससे मैं क्या बेहतर कर सकता हूं। वो हर बहस, हर अनुभव को सीखने का जरिया मानते थे। यही वजह थी कि वो खुद तो महान बने ही, साथ ही महात्मा गांधी जैसे लोगों के भी मेंटोर बन पाए। गांधी जी ने भी कहा था कि गोखले से मैंने सीखा कि कैसे सच्चे दिल से विचार करना और विनम्र रहना जरूरी है। गोखले की कहानी हमें सिखाती है कि अगर इंसान सीखने की भूख कभी न छोड़े, चाहे हालात जैसे भी हो, तो वो जिंदगी में बहुत ऊंचाई तक जा सकता है। उन्होंने कभी खुद को परफेक्ट नहीं माना, बल्कि हर फेलियर को एक स्टेप माना जो उन्हें खुद से बेहतर बना रहा था। यही असली थिंक लाइक अ मंक वाली सोच है कि हम हर परिस्थिति को गुरु माने और खुद को हर दिन थोड़ा और बेहतर करें। इस बुक का 5वां सबक है, सही संगत और माहौल चुनो। हम जैसा सोचते हैं, जैसा महसूस करते हैं और जैसा बनते हैं, इन सब पर हमारी संगत और माहौल का बहुत बड़ा असर होता है। जय शेट्टी कहते हैं कि अगर तुम अपना दिमाग और दिल पॉजिटिव रखना चाहते हो, तो तुम्हें उन लोगों और जगहों के साथ रहना होगा जो तुम्हें ऊपर उठाएं, ना कि नीचे गिराएं। अगर तुम ऐसे लोगों के साथ समय बिताते हो जो हमेशा शिकायत करते हैं, नेगेटिव सोचते हैं या दूसरों को नीचा दिखाते हैं, तो चाहे तुम्हारा इरादा कुछ भी हो, धीरे धीरे वो माहौल तुम्हारी सोच को भी वैसे ही रंग देना शुरू कर देगा। सही संगत का मतलब ये नहीं कि लोग परफेक्ट हों, बल्कि ऐसे हो जो सच्चे हो, प्रेरणादायक हो और तुम्हारे ग्रोथ को सपोर्ट करें। एक अच्छा दोस्त वो होता है जो तुम्हें सच बोलने से डरता नहीं है, जो तुम्हारी अच्छाई में भरोसा रखता है और गलत रास्ते पर जाने से पहले रोक लेता है। ऐसा माहौल जहां तुम खुलकर सोच सको, अपने आइडियाज शेयर कर सको और बिना जजमेंट के खुद को एक्सप्लोर कर सको, वही तुम्हारे दिमाग और आत्मा के लिए हेल्दी है। जय ये भी बताते हैं कि सिर्फ लोग ही नहीं, बल्कि सोशल मीडिया, टीवी, म्यूजिक, ये सब भी तुम्हारे माहौल का हिस्सा है। अगर तुम हर दिन नेगेटिव खबरें, ड्रामा या कंपैरिजन वाली चीजें देखते हो, तो वो भी तुम्हारे माइंडसेट को धीरे धीरे नेगेटिव बना देता है। इसलिए जरूरी है कि हम अपने चारों ओर ऐसा माहौल बनाएं जिसमें शांति, सच्चाई और समझदारी हो। संगत और माहौल वो मिट्टी है जिसमें हम जैसे पौधे पनपते हैं। अगर मिट्टी गंदी हो तो बीज चाहे कितना भी अच्छा हो, फूल नहीं खिलेगा। लेकिन अगर मिट्टी साफ, पोषण से भरपूर हो, तो छोटा सा बीज भी पेड़ बन सकता है। गोविंद जायसवाल वाराणसी के एक बेहद गरीब परिवार से आते हैं। उनके पिता रिक्शा चलाते थे। घर में सिर्फ एक छोटा कमरा था और वहां भी ना पढ़ने की सही जगह थी, ना माहौल। बाहर शोर, घर में तंगी। लेकिन गोविंद का सपना था आईएएस बनना। ज्यादातर लोग कहते थे कि तेरा क्या होगा, ये तो अमीरों की दुनिया है। लेकिन गोविंद ने अपने आसपास का माहौल बदलने का फैसला किया। उन्होंने उन लोगों से दूरी बना ली जो उन्हें नीचे खींचते थे और उन किताबों, टीचर्स और दोस्तों के साथ
वक्त बिताना शुरू किया जो उन्हें मोटिवेट करते थे। जब उनके घर में पढ़ाई का माहौल नहीं था, तब वो लाइब्रेरी में बैठने लगे। जब आसपास के लोग ताने मारते थे, तब वो अपनी सोच को मजबूत रखते थे। वो जानते थे कि अगर उनका दिमाग गलत संगत में गया तो सब खत्म हो जाएगा। उन्होंने माहौल को झेलने की बजाय उसके बाहर एक नया माहौल खुद से खड़ा किया। पॉजिटिव सोच वाला, मेहनती और लक्ष्य पर टिके रहने वाला। आखिरकार उन्होंने पहले ही अटेम्प्ट में यूपीएससी क्लियर कर लिया। गोविंद की कहानी बताती है कि सिर्फ टैलेंट या मेहनत काफी नहीं होती। आपको खुद के आसपास एक ऐसा माहौल चुनना होता है जो आपकी सोच को ऊंचा रखे और ऐसे लोग जो आपके विश्वास को गिरने ना दे। अगर वो गलती से भी गलत लोगों की संगत में चले जाते तो शायद उनका सपना वहीं मर जाता, लेकिन उन्होंने जानबूझकर उस माहौल से निकलकर खुद के लिए एक सही रास्ता चुना और आज वो लाखों लोगों के लिए उम्मीद की मिसाल है। ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी वीडियो मिस न हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।